Hello friends, welcome to Tower Classes. Today we will be discuss about 13 PYQ क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम के 2014 के पेपर 1 में आए हुए हैं. तो लेट्स स्टार्ट PYQ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बी लेस इम्पोर्टेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट, प्राइमरी मोटिव एंड सेकेंडरी मोटिव, डी मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स. यानी कि जो अभिप्रेरणा है उसका वर्गीकरण होता है. प्राइमरी मोटिव एंड सेकेंडरी मोटिव यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य. नेक्स्ट इज इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी, यानी सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है. पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो 3 तरह से होता है. 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. पॉजिटिव का मतलब है जब हम किसी एक सीखे हुए काम का इफ़ेक्ट हमारे दूसरे सीखे हुए काम पर आ रहा है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ है. जैसे कि अगर किसी को साइकिल चलानी आती थी और उसकी हेल्प उसे स्कूटी सीखने में हुई है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र है. नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है कि उस पर कोई प्रभाव पड़ा हो लेकिन उसके व्यवहार में कुछ उसके व्यवहार में नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला हो. जीरो इफ़ेक्ट होता है लर्निंग का कि कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल emphasized ऑफ ऑन लर्निंग बाय इंसाइट. निम्न में से अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्याख्या कौन सा करता है? साइको एनालिटिकल थ्योरी, बिहेवियरिज्म, कनेक्शनिज्म, गेल्टाल्टवादी. जो गेस्टाल्टवाद है वो इंसाइट लर्निंग पर बल देता है. विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस सिलेबल्स एज अ मटेरियल ऑफ लर्निंग. कौन सा मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्कीनर, इविंगहॉस या बार्लेट. जो इविंगहॉस थे उन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था. नेक्स्ट, द लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय. जो सीखने के नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? पावलोव के द्वारा, स्कीनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा. तो थॉर्नडाइक ने लर्निंग के लॉ दिए थे जो कि 3 लॉ थे. नेक्स्ट इज लर्निंग इज यानी सीखना क्या है? अ चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन. द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अनुभव और अभ्यास का परिणाम है. व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन. रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. तो ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों ही सही है. यानी कि सीखना, व्यवहार में परिवर्तन होना, अभ्यास और अनुभव और अभ्यास के कारण जो परिणाम होते हैं, व्यवहार में जो स्थानीय परिवर्तन होते हैं वो सारे सीखने के अंतर्गत आते हैं. शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं. फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड रेडीनेस, मेच्योरेशन, मोबिलिटी या हेरिडिटी. जो शारीरिक वृद्धि और विकास के अंतर्गत जो आता है वो हेरिडिटी आता है यानी अनुवांशिकता. थिंकिंग इज द मेंटल एक्टिविटी, इट इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय. चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है. यह कथन किसका है? डिवी द्वारा, गिलफर्ड ने दिया है या क्रूज ने दिया है या रॉस ने दिया है? तो थिंकिंग इज अ मेंटली एक्टिविटी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ये रॉस ने दिया था. वन द बेसिक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच इज स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट. बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑल द चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं. बी सम चिल्ड्रंस आर होमोजीनियस, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं. सम चिल्ड्रंस आर यूनिक, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं. डी एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है. तो ये सही है क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान के आधार का जो सबसे अच्छा कथन है, यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जो स्टेटमेंट देता है उसमें सबसे अच्छा स्टेटमेंट है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, यानी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है. नेक्स्ट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ साइकोलॉजी इज. बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है?
गुड टीचर एक अच्छा शिक्षक, चाइल्ड यानी बालक, शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस, विद्यालय स्कूल। तो जो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है वो चाइल्ड होता है, यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो बच्चे को सेंटर में रख के की गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी आर, एक अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषता है? रिपीट रिकॉल, शीघ्र पुनर्स्मरण यानी जल्दी रिकॉल कर लेता है, शीघ्र रिकॉग्नाइजेशन यानी शीघ्र पहचान लेता है, गुड रिटेंशन यानी अच्छी तरह से वो रिटेंशन कर पाता है, धारण कर पाता है चीज़ों को। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। भावना शब्द का शाब्दिक अर्थ है, द लिटरल मीनिंग ऑफ इमोशन इज क्रोध और भय, अग्रेशन एंड फियर, अफेंशन एंड लव, स्नेह और प्रेम, एक्जिटेमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन फीलिंग, उत्तेजना या भावों में उथल पथल होना। नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। जो भावना शब्द का जो मीनिंग है या लिटरल जो मीनिंग ऑफ इमोशंस है वो एक्जिटेमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन फीलिंग्स है, यानी उत्तेजना और या भावों में उथल पुथल होना। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज टू लर्न स्किल इज, यानी सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? रियलिटी यथार्थता, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इमिटेशन अनुकरण। जो सबसे पहली जो स्टेज होती है सीखने की, जब बच्चा सीखना शुरू करता है तो वो दूसरों की नकल करता है, यानी जैसे अपने से बड़ा लोगों को करते हुए देखता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो इससे इसकी जो सीखने की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो इमिटेशन होती है, यानी कि अनुकरण करना, नकल करके सीखता है बच्चा। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज इज इंट्रोड्यूस्ड, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या फिर बीने साइमन के द्वारा। जो मेंटल एज का जो इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था मानसिक आयु का, वो बीने साइमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इज अ गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेजेस, शिशावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी मेथड, प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन मेथड या फिर ऑल ऑफ अबव। जो प्राइम इन्फेंसी जो एज होती है, जो शिशावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सीखने के लिए ये तीनों ही जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो ये सभी। 16 अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में एम्फेसाइज इज ऑन प्रोसेस, प्रक्रिया पर बल है। एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल एंड एक्सपीरियंस, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। इट इज़ स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो वे पूछा जा रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है, एक प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है कि कैसे बच्चा अपने वातावरण और अनुभव के द्वारा डेवलप करता है। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। तो ये सारे ही सही है। 17 स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टडी की जाती है उसका स्कोप कहाँ तक है? स्टडी ऑफ डिफरेंस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्टडी है उसमें बच्चे की हर स्टेजेस का अलग अलग स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स एंड एनवायरमेंटल ऑन चाइल्ड, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, यानी कि उसका जो वातावरण है बच्चे के विकास पर कैसे प्रभाव डाल रहा है उसका वातावरण, इसका भी अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर बच्चा अलग तरीके से विकास करता है, हर बच्चे का सीखने का अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें ही बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि सर्वोधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, यानी कि जो सबसे उपयुक्त रहेगा, जो फिट रहेगा वही जीवित रहेगा। ये जो लाइन है ये किसकी है? लेमार्क की, हैरिसन की, डार्विन की या मैकडूगल की? जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो प्रिंसिपल दिया था वो डार्विन ने दिया था कि जो स्वस्थ रहेगा, जो सबसे उपयुक्त रहेगा वही दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, वही जीवित रहेगा। बीने साइमन परीक्षण, बीने साइमन टेस्ट मेजर्स, जो बीने साइमन का जो परीक्षण है वो
किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। जो बीने साइमन ने जो परीक्षण तैयार किया था उसके द्वारा जो मापा जाता है वो जनरल इंटेलिजेंस को मापा जाता है। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फिजिकल हेल्थ, मेंटल एबिलिटीज़, फटिग, ऑल ऑफ अबव। यानी कि जो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट, जो उसके संवेगात्मक जो विकास होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उसका शारीरिक स्वास्थ्य है, उसका मानसिक योग्यता, थकान, फटिग यानी कि थकान, ऑल ऑफ अबव। तो ये सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं। 21 सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्वाजिशन ऑफ एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशंस दिस स्टेटमेंट इज। यानी कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है या रॉस का है? तो ये बात हरलॉक ने कही थी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। सीखने का सबसे अधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? सीखना किसे कहते हैं? एक्वाजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों का अर्जन करना, ज्ञान अर्जन, इंक्लूजन ऑफ इनकैलकुलेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान अर्जन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिमार्जन, पर्सनल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत समायोजन। जो एप्रोप्रिएट जो मीनिंग है लर्निंग का वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में कैसा परिमार्जन? परमानेंट मॉडिफिकेशन। इट इज़ नॉट स्पीच डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा वाणी दोष नहीं है? लिस्पिंग एंड स्रैगिंग यानी कि ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण यानी बच्चा का ध्वनि में परिवर्तन है और वो अस्पष्ट उच्चारण करता है, ये उसकी वाणी दोष है। नेक्स्ट टॉकिंग इन स्लो एंड फास्ट स्पीड, वो धीमा और तेज गति से बोलता है। स्टमरिंग एंड स्टरिंग यानी कि वह हकलाता है और तुतलाता है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, शार्प अनक्लियर स्पीच। तो जो टॉकिंग इन स्लो एंड फास्ट स्पीड, वह धीमा बोलता है, तेज बोलता है, ये स्पीच में कोई डिसऑर्डर नहीं है। बाकी अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी यानी कि वो तेज तो बोलता है लेकिन क्लियर नहीं बोल पाता, तो ये सारे वाणी के दोष हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड ऑफ गिविंग वैल्यू एजुकेशन एट अ प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। फर्स्ट इज टेलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों के महत्व को बताना। नेक्स्ट गिविंग पनिशमेंट इज ऑन नॉट ओबेइंग द वैल्यूज़, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। टू सेट वैल्यूज़ इन बिहेवियर ऑफ टीचर्स, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जो बेस्ट मेथड है बच्चे को वैल्यू एजुकेशन देने का, और वो भी प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल के बच्चे को आप वैल्यू एजुकेशन दे रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मूल्यों के महत्व को बताना, यानी उसको बताओगे कि इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यूइंग की, या फिर गिविंग पनिशमेंट, उसको पनिश करोगे कि वो आपका बात नहीं, आपकी वैल्यू को नहीं सुन रहा है, समझ नहीं रहा है, या फिर उसे अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करोगे, यानी कि अध्यापक को खुद अपने व्यवहार में वो मूल्य लाने पड़ेंगे। टू सेट वैल्यूज़ इन बिहेवियर ऑफ टीचर्स, बिल्कुल, क्योंकि अगर एज ए टीचर आप बच्चे के सामने अपने व्यवहार में ही मॉडिफिकेशन करोगे, वैल्यूज़ अपने व्यवहार में लाओगे, तो बच्चा भी आपको इमिटेट करके व्यवहार में अपने मूल्यों को सीखेगा। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आध्यात्मिक मूल्य। अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य। मॉरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। तो जो वैल्यूज़ को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक स्पिरिचुअल वैल्यू होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, कल्चरल वैल्यू होते हैं। तो अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स ये कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट इज नेचुरल ऑफ पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। सोशल इकोनॉमिकल, सामाजिक आर्थिक। बी साइकोलॉजिकल फिजिकल, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। सोशल पॉलिटिकल, सामाजिक राजनीतिक, या फिर साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। जो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है वो साइकोलॉजिकल फिजिकल होता है। नेक्स्ट सेल्फ सेंटर्ड एजुकेशन, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन से मतलब है कि एक व्यक्ति है जो आत्म केंद्रित व्यक्ति है, यानी अपने में ही रहता है, उसे कहेंगे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, या फिर सोशल डिपेंडेंट।
तो जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उन्हें इंट्रोवर्ट कहते हैं, यानी कि अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज लिविडो आउटवर्ड इज। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है कॉग्निटिव पर्सनालिटी, एस्थेटिक पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, रिलीजियस पर्सनालिटी या नन ऑफ दीज। तो वह व्यक्ति जो अपनी जो बातें हैं उन्हें अभिव्यक्त करता है, यानी पर्सनालिटी ऑफ पर्सन एक्सप्रेसिंग हिज लिविडो और आउटवर्ड्स, यानी अपनी जो अंदर की जो बातें हैं उनको एक्सप्रेस कर देता है अपने। तो इस तरह की पर्सनालिटी को हम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं, यानी बहिर्मुखी पर्सनालिटी। और ये जो पर्सनालिटी थी वो सेल्फ सेंटर्ड थी, यानी व्यक्ति अपने में ही खोया रहता है, तो उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। और एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है जो व्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देता है, यानी कह देता है। फोर्थ इज अ चाइल्ड ऑफ क्लास फोर्थ ऑलवेज सफ़र्स विद एग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशंस यू विल। एक कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप एज ए टीचर क्या करोगे? उसके स्वभाव से शिकायत करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, कंप्लेन टू हिज गार्डियन। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग हिम टू साइक्रेटिस्ट, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। डू द रोल ऑफ अ काउंसलर, स्वयं परामर्शकर्ता की भूमिका निर्वाह करेंगे, यानी कि खुद से ही उसकी काउंसलिंग करेंगे, या फिर उन्हें उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, लीव हिम ऑन हिज फॉर्च्यून। तो एज ए टीचर आप क्या करोगे अगर आपकी क्लास का एक बच्चा है जो कि चिंतित रहता है और कुंठित रहता है, यानी कि एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन से ग्रसित है? तो कंप्लेन करोगे उसके गार्जियंस को, या फिर उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओगे, या खुद ही उसकी काउंसलिंग करोगे, या फिर उसे उसके हाल पे छोड़ दोगे? तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर कि आप उसकी काउंसलिंग करोगे, रीज़न जानोगे कि वो क्यों फ्रस्ट्रेट रहता है। इट इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी यानी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मेचुरेशन, परिपक्वता का सिद्धांत। जो 3 इसमें से सिद्धांत हैं लैंग्वेज के, सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत ये कोई लैंग्वेज का सिद्धांत, भाषा का विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ इमिटेशन एंड थ्योरी ऑफ मेचुरेशन, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्योरी हैं। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि 2014 के यूपी टेट पेपर में आ चुके हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जो क्वेश्चंस यूपी टेट एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो मे बी आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपको आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।